नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल कमरिया कमल एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा शहीद ए आजम भगत सिंह की। दोस्तों, इस इतिहास को एक कहानी के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। गारंटी लेता हूं 100%। एक बार वीडियो को अगर पूरा देख लिया तो भगत सिंह जी का इतिहास और जीवन परिचय आप कभी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, भगत सिंह जी का जन्म सन 1907 में लेहालपुर गांव, लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर हुआ। और उनकी माता का नाम विद्यावती देवी, पिता का नाम श्री किशन सिंह। बचपन से वो ब्रिटिश सरकार की जो स्कूलें थी उनमें प्रवेश नहीं लिया था। उनमें पढ़ना अच्छा नहीं लगा। और ऐसे समाजी माहौल में उन्होंने पढ़ना चुना और DAV यूनिवर्सिटी की जो स्कूलें थी उनमें उन्होंने प्रवेश लिया था। और बचपन में वो पढ़ाई में इतने तेज थे कि अपने स्कूल के समय में अपने विषय से अलग लगभग 50 किताब पढ़ डाली थी। भगत सिंह जी के अंदर जो एकांकी की भावना थी वो हम सबको सीखनी चाहिए। एकांकी की जो भावना होती है वही दोस्तों हमेशा के लिए क्रांति लाती है। दोस्तों, सन 1919 की बात, 13 अप्रैल सन 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय भगत सिंह जी को भनक लगी थी। वो उस समय छोटे थे, 12 साल के हुए थे। अपने घर से जलियांवाला बाग हत्याकांड में 42 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड में पहुंच गए थे। और वहां का जो दृश्य था वो उनसे देखा नहीं गया था। क्यों? लाखों लोग बेमौत मारे गए थे। वहां का जो जनरल डायर था उसने गोली मारने का आदेश दे दिया था। तो कुछ संख्या में, यानी लगभग हजारों आदमी, वहां एक पास में कुआं था, पुलिस प्रशासन की गोलीबारी से बचने के लिए उस कुएं में कूद कर जान दी। वो दृश्य भगत सिंह से देखा नहीं गया। उनके मन में एक ही विचार आया, कि इन अंग्रेजों से लड़ाई कैसे लड़ूं, और जितने हमारे देश के आज शहीद हुए वे मौत जो मारे गए, देशवासियों की जो हालत की अंग्रेजों ने, उनका बदला कैसे लिया, किस तरह से इसका बदला चुका, वो भावना उनके मन में आने। क्योंकि वहां पर हजारों व्यक्ति उस कुएं में कूद कर जान दे दी थी पुलिस प्रशासन की गोलीबारी से बचने की। तो वहां की जमीन थी वो खून से एकदम लथपथ हो रखी थी, लाल हो रखी थी। तो भगत सिंह जी ने उस मिट्टी को एक बोतल में डाला और अपने घर ले आए। घर में छोटी बहन थी। उसने पूछा, भैया कहाँ से हो आप? इतने देर रात तक कहाँ थे आप? और ऐसे चिंतित क्यों बैठे? क्योंकि भगत सिंह जी घर पर वो बोतल हाथ में लिए एकदम सुन बैठे थे, सुनो। तो भगत सिंह जी ने अपनी बहन को जवाब दिया, कहा कि सिस्टर, ये खून उन शहीदों का है, उन देशवासियों का है जो आज शहीद हुए। मैं इन शहीदों का, मैं मेरे देशवासियों का बदला इस देश से अंग्रेजों को मार मार कर भगा कर दूंगा। ये बात कहकर भगत सिंह जी सो गए थे। जब सुबह हुई तो उनके पिताजी खेती क्या करते थे। तो पिताजी आम की गुठली बो रहे थे। तो भगत सिंह जी ने सवाल किया कि पिताजी, ये आप आम की गुठली क्यों बो रहे? क्योंकि बच्चे थे, छोटे थे, बचपन था, सवाल पूछना। और बाल्य अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अगर बच्चा को सवाल करता है तो उनका जवाब नहीं मिलता है और ना ही हम दे पाते। तो दोस्तों, भगत सिंह ने अपने पिताजी से सवाल किया तो पिताजी ने बड़े साथी होकर जवाब दिया कि बेटे, ये गुठली जब अंकुरित होगी तब एक पेड़ बनेगा, और जब ये पेड़ बड़ा होगा तो बहुत सारे आम लगेंगे। तो भगत सिंह के मन में उसी वक्त एक विचार है कि क्यों ना इस आम की गुठली की जगह में एक बंदूक बो दूं।
बंदूक का पेड़ लगेगा और बहुत सारी बंदूकें लगेगी, जिससे हमारे देश में आम नागरिक के पास एक एक बंदूक होगी और हम अंग्रेजों को इस देश से मार मार कर ऐसे ही भगा देंगे। बचपन था, ये विचार उनके मन में आने लगे। सन 1920 को जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उस समय भगत सिंह जी नाचा करते थे अकेले। भगत सिंह जी कहते थे कि गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, हमें जल्दी आजादी मिल जाएगी और हमारा देश आजाद हो जाएगा। मगर दोस्तों हुआ ये कि सन 1922 के आसपास चोरा चोरी कांड नामक स्थान जो गोरखपुर बिहार के नजदीक पड़ता है, चोरा चोरी कांड नामक स्थान जो गोरखपुर बिहार के नजदीक पड़ता है, वहां पर लगभग 4000 लोगों की भीड़ थी और एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। उस धरना प्रदर्शन में यह हो रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो विदेशी सामान है, ब्रिटिश सरकार का जो सामान है, उनका बहिष्कार करो, उनकी बिक्री बंद करो। और वहां पर विदेशी पोशाकें जो थी, कपड़े थे, उनको जलाकर यह प्रदर्शन किया गया था। तो वहां का जो जमींदार था उसको बड़े याद हुई, क्योंकि जमींदार को धंधा करना था और धंधा ब्रिटिश साम्राज्य का जो सामान था वो भारतीय जनता खरीद रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य सरकार को भी मुनाफा हो रहा था और जमींदार को भी हो रहा था। तो उस घटना से, उस आंदोलन से वो जमींदार बड़ा आहत हुआ, उसको झटका लगा। जमींदार तुरंत वहां से भागा भागा थाना अधिकारी के पास गया। दोस्तों 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपको जमींदार के बारे में बताने के लिए। दोस्तों अंग्रेजी सरकार, ये ब्रिटिश हुकूमत की जो सरकार, वो पहले जनता से कर दिया करती थी। तो इस सरकार ने एक रणनीति अपनाई, एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं यह कर हम नहीं लेंगे, यह कर भारतीय जनता में से किसी को जमींदार बना दे एक क्षेत्र का, वो कर लेगा, फूट आपस में डलेगी और राज हम करेंगे। इस तरह की रणनीति अपने थे, फूट डालो राज करो। क्योंकि उन्हें पता था कि हम जमींदार को एक राशि तय कर देंगे कि आपको सालाना 20% कर देना होगा। और जमींदार को कह दिया था, प्रत्येक जमींदार को कह दिया था कि 20% आपको सालाना सरकार को जमा करवाने पड़ेंगे। आप जनता से कितने प्रतिशत कर लेते हो, कितने रुपए कर लेंगे, कितना अनाज का कर लेते हैं, इस चीज का हमें कोई एतराज नहीं है, मगर सरकार को आपको हर साल 20% कर जमा करवाना पड़ेगा, तो करवाना पड़ेगा। तो उस समय अंग्रेजों ने जो शोषण किया था भारत पर, भारतीय जनता पर जितना शोषण किया था, उससे ज्यादा तो ये भारतीय जो जमींदार थे उन्होंने किया था। मुझे बड़ा दुख होता है। इतिहास की घटना आप पूरी अगर पढ़ना हो तो कभी एकांत में बैठकर पूरी इतिहास की घटना पढ़ा, पूरा समझ में आ जाएगा ये खेल। ये भारतीय जनता के जो जमींदार थे उन्होंने शोषण करने में कमी नहीं छोड़ी थी। वो पहले 20% कर सरकार को जमा करवाते थे, उस वक्त 23% जनता से कर लिया करते थे। उनका पेट नहीं भरा, गाड़ियों की मन में आने लगी, बंगलों की मन में आने लगी, तो उन्होंने कर धीरे धीरे कर बढ़ाते गए, यानी कर को 65% तक ले गए थे। तो भारतीय जनता जो मजदूर थे वो अनाज बोते थे, जो अनाज की पैदावार होती उसमें से 65% अगर कर जमींदार ले लिया करता तो पीछे 35% कर बचता। उस 35% से जो लागत लगी थे वो भी पूर्ति नहीं होगी, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे, मन चाहे कुछ कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे। इस तरह से शोषित किया गया था भारतीय मजदूरों को। इन जमींदारों ने भी कमी नहीं छोड़ी थी। तो वो जमींदार भागकर गुप्तेश्वर के पास गया, कहा गुप्तेश्वर जी, दरोगा जी, ये आंदोलन बंद करो या प्रदर्शन बंद करो, वरना हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो गुप्तेश्वर उनकी बात को मानकर थाने से बाहर आया, उसके साथ 2 पुलिसकर्मी और भी है। गुप्तेश्वर ने आकर 2 गोली हवा में चलाई। सॉरी, पहले आपको बताता हूं। गुप्तेश्वर बाहर आया और भारतीय जनता से पूछताछ की कि ये प्रदर्शन किस बात क्या चल रहा है, यहां पर कपड़े क्यों जलाए जा रहे हैं, यहां 4000-5000 लोगों की भीड़ कैसी है। तो जनता ने कहा कि हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं साहब, हम ब्रिटिश सरकार का जो सामान है उसकी बिक्री बंद को लेकर कर रहे हैं। ये शराब जो अंग्रेजी शराब बिक रही है उसकी बिक्री बंद करो। ये ब्रिटिश समाज के जो पोशाकें बिक रही है, कपड़े बिक रहे हैं, उसकी बिक्री बंद के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ब्रिटिश साम्राज्य का जो सरकार का जो ये सामान है ना उसका बहिष्कार कर रहे हैं, इस तरह की नाराबाजी कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे। गुप्तेश्वर माना नहीं। गुप्तेश्वर ने 2 गोली हवा में चलाई
और कहा कि यह प्रदर्शन बंद करो वरना मार दूंगा, गोली मार दूंगा। जनता ने नहीं मानी, तो गुप्तेश्वर ने 2 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी थी। तो वहां पर 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। भीड़ वही थे, भीड़ पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी। वहां की पुलिस प्रशासन 1200-1300 के लगभग थे, मगर जनता 4000 थी। तो दोस्तों हुआ ये, फिर गुप्तेश्वर ने 2 गोली और हवा में चलाई। 2 गोली हवा में चलाने के बाद फिर 2 प्रदर्शनकारियों पर और चला दी। तो वहां पर लगभग 4-5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इतने में गुप्तेश्वर मान भी नहीं रहा था, वो तो और गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक को आगे किया और जैसे ही घोड़ा दबाया तो बंदूक में गोलियां खत्म हो गई। तब भीड़ आग बबूला हो गई और धीरे धीरे आगे बढ़ के उस गुप्तेश्वर को और 2 पुलिस कर्मियों को इतना मारा कि मारते मारते उस थाने के अंदर ले गए थे और थाने के अंदर ले जाकर बाहर से और अंदर से आग लगा दी थी। लगभग 17 पुलिसकर्मी वहां जलकर राख हो गए थे। तो गांधी जी को जैसे ही पता चला इस बात का, वो दुखी हुए, उनको आहत हुई कि मैं ये असहयोग आंदोलन चला रहा था, यह शांतिपूर्वक आंदोलन था, यह अहिंसावादी आंदोलन था। क्योंकि गांधी जी 1920 में यह असहयोग आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी ने कहा था कि यह अहिंसावादी आंदोलन होगा, यह असहयोग आंदोलन होगा, इसमें किसी प्रकार की लड़ाई दंगा नहीं होगा, यह शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, हम अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करेंगे, ये ब्रिटिश साम्राज्य का जो सामान आ रहा है उसका बहिष्कार करेंगे, उसे खरीदेंगे नहीं, इस तरह से हम आंदोलन करेंगे तो ये भारतीय जनता के जो ऊपर अंग्रेज जो राज करे वो पागल होकर भाग जाएंगे। इस तरह की बात गांधी जी ने पहले कह दी थी। मगर जब गांधी जी को पता चला कि यहां 17 पुलिसकर्मी की मौत होगी और गुप्तेश्वर थानाधिकारी की मौत होगी, क्योंकि 14 कांड नामक स्थान जो बताता ना आपको 1922 में गोरखपुर में बिहार के नजदीक पड़ता था, वहां पर यह घटना हुई थी। तो गांधी जी ने उस समय आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने कहा मैं यह आंदोलन नहीं करूंगा क्योंकि आपने तो 17 पुलिसकर्मियों को मारकर हत्या की। यह आंदोलन शांतिपूर्वक था, अब यह शांतिपूर्वक रहा नहीं, इसलिए गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। तो भगत सिंह जी और उनकी विचारधारा के लोग, उनको बड़ी आहत हुई। उस समय दोस्तों 2 दल बन गए थे, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। नरम दल गांधी जी का था और गरम दल भगत सिंह जी का, भगत सिंह जैसे विचारधारा के लोग। दोस्तों फिर 1924 में भगत सिंह जी 19 वर्ष के हुए थे। 1923 में भी उन्होंने पंजाब में लाला लाजपत राय कॉलेज ज्वाइन किया था। उस कॉलेज में भी एकांत में बैठे बैठे अकेले रहते थे। लगभग 300 किताबें पढ़ डाली थी, वही क्रांतिकारी। बचपन में उन्होंने 50 किताबें पढ़ डाली थी, मगर कॉलेज के समय में 300 किताबें। दोस्तों एकांकी जो भावना होती है वो हमेशा गति करती है, स्पीड से स्पीड आती है। सन 1924 में 19 वर्ष के हुए थे भगत सिंह। तो उनकी माता ने कहा कि बेटा आप शादी करें, लड़की बहुत सुंदर है, ये तेरा ख्याल रखेगी, मेरा ख्याल रखेगी, इस परिवार का ख्याल रखेगी, इस तरह की उसकी माता ने कहा। मगर भगत सिंह जी ने कहा कि ये लड़ाई आजादी की चल रही है, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी मेरी दुल्हन होगी। इस तरह से उन्होंने चिट्ठी में लिखकर रातों रात घर से गायब हो गए, घर को छोड़कर भाग गए। और घर को छोड़कर भाग गए थे उस समय आजाद की टीम को ज्वाइन किया था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की टीम को ज्वाइन किया सन 1925 के आसपास। सन 1925 को काकोरी कांड नामक स्थान, जो काकोरी कांड होता है उसको सफल बनाया था भगत सिंह जी और उनके साथियों। वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य की जो ट्रेन आ रही थी, ब्रिटिश साम्राज्य का जो खजाना था उसको लूटा था। तो उस खजाना को लूटते वक्त वो सभी गिरफ्तार हो गए थे, पकड़े गए थे। उस समय अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां, उन 2 साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और भगत सिंह जी को जेल में भेज दिया गया था। दोस्तों जब फांसी की याद आई भगत सिंह जी को, तो भगत सिंह जी ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। भगत सिंह जी को रिहा के लिए 60,000 रुपये जमानत राशि तय की थी कोर्ट ने। कोर्ट जानती थी, पुलिस प्रशासन जानता था कि इस बंदे को छोड़ना नहीं।
अगर छोड़ दिया तो कई भगत सिंह जी खड़े हो जाएंगे इस समय, और ये नौजवान साथियों के जो भीड़ इकट्ठा होगी तो 1857 का विद्रोह वापिस हो जाएगा। इस डर से अंग्रेजों ने ये रकम इतनी बढ़ा दी, 60,000 रुपये कर दी थी। भगत सिंह जी पिताजी ने आज से 93-94 साल पहले, 60,000 रुपया बहुत हुआ करते थे। आज के टाइम में 6 करोड़ रुपए बराबर हुआ करते थे। कई खेत बेचे, कई घर बेचे, कई प्लॉट बेचे, तब जाकर 60,000 रुपये इकट्ठा। फिर भगत सिंह जी को जमानत करवा कर बाहर लाए तो भगत सिंह जी वही रणनीति वापस करने लगे। अगले रणनीति में लगे, तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, उस समय भगत सिंह जी की मुलाकात लाला लाजपत राय, जो उनके गुरु थे और भगत सिंह जी उनके शिष्य थे, उनसे हुई। तो लाला लाजपत राय ने कहा, सॉरी एक बात और बता दूं बीच में, लाला लाजपत राय और भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय नरम दल के थे और भगत सिंह जी गरम दल के थे, दोनों विचारधारा अलग थी। फिर भी लाला लाजपत राय की बात को स्वीकार किया। लाला लाजपत राय ने कहा था कि हम लाहौर में अधिवेशन करेंगे और वहां कहेंगे साइमन कमीशन वापस दो, साइमन कमीशन वापस दो, इस तरह की नारेबाजी करेंगे। तो भगत सिंह जी ने कहा ठीक है, कर दे, आजादी के लिए हम कुछ भी कर सकते। अगले दिन लाहौर में गए और वहां पर जाकर प्रदर्शन शुरू किया और वहां पर नारेबाजी हो रही थी, साइमन कमीशन वापस दो, साइमन कमीशन वापस दो। दोस्तों, वहां का जो जनरल डायर था, पुलिस प्रशासन थी, उस पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था। तो लाठीचार्ज जैसे हुआ तो लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया, भर्ती करवाया अस्पताल में। भर्ती कर लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। इतना कहकर उन्होंने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वहां पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, लाठियों से घायल होने का। दोस्तों, उसी वक्त आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल, ये चारों साथी थे। उन्होंने रातों रात प्लान बनाया और प्लान बनाया ऐसा कि जो एसपी था इसको, जिसने ये आदेश दिया था लाला लाजपत राय को मारने का, लाठीचार्ज का, जहां लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, कि उसको खत्म करेंगे, ये प्लान बनाकर दूसरे दिन एसपी ऑफिस पहुंच गए। वहां पर एसपी ऑफिस था, पास में एक डीएसपी ऑफिस था और पीछे एक कॉलेज था, बीचों बीच एक रास्ता था। कॉलेज के पीछे एसपी ऑफिस और डीएसपी ऑफिस था। तो जो कॉलेज थी डीएवी, उसमें भगत सिंह जी पढ़ा करते थे, कॉलेज क्या करते थे, तो उस कॉलेज में उनकी बहुत चलती थी। तो दोस्तों, एसपी ऑफिस में गए, एसपी ऑफिस में नहीं मिला, तो भगत सिंह जी यहाँ डीएसपी ऑफिस में जाने लगा। तो उनके साथ राजगुरु था। राजगुरु ने कहा कि मैं यहाँ ध्यान रखूंगा, भगत सिंह आप अंदर जाओ। तब आजाद वहां कॉलेज के पास एक कोने में पेड़ था, बड़ा था, उस पेड़ पर बैठ गया और पिस्टल हाथ में ले ली और कहा कि भगत तू अंदर जा और डीएसपी खत्म करके आ, मैं वहां से सब कुछ संभाल लूंगा। भगत सिंह जी अंदर गए, जैकेट के अंदर बम थे, बटन से एक क्लिक में पूरे बम फट जाते, इस तरह से सेट किया होता। क्योंकि भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जय गोपाल, बटुक केशव दत्त, ये सभी साथी बम बनाने सीख गए थे उसमें। दोस्तों, हुआ ये, जैसे थाने के अंदर प्रवेश किया भगत सिंह जी, तो वहां की पुलिस प्रशासन तुरंत अपनी बंदूकें तान ली और भगत सिंह जी को गोली मारने के लिए तैयार खड़े हो गए। तो भगत सिंह जी ने अपने जैकेट को खोलकर कहा कि ये जो बम है, एक बटन दबाया ना तो पूरी ये 12,000 ये पुलिस प्रशासन की जो छावनी है जलकर राख हो जाएगी। तो पुलिस प्रशासन घबरा गई थी, इस बात से घबरा कर बंदूकें नीचे कर गई थी और भगत सिंह जी को भगत सिंह जी ने कहा कि ये डीएसपी ऑफिस कहाँ है। तो पुलिस प्रशासन एक व्यक्ति उनके साथ गया था, जाकर बताया कि यहाँ है डीएसपी ऑफिस। तो भगत सिंह ने जाकर बिन कुछ कहे बिन कुछ बोले उस डीएसपी की खोपड़ी में 3 गोली मार दी थी। डीएसपी की वहीं पर मौत हो गई थी। दोस्तों, जब भगत सिंह जी बाहर आ रहे थे तो बड़े खुश थे
उन्होंने एक गोली हवा में चलाई और कहा कि कौन है ये मौत का पीछा करने वाला, है कोई मेरे पीछे आएगा। कोई अंग्रेज पुलिस प्रशासन पीछे नहीं आ रही थी। सबको डर लग रहा था कि इसके जैकेट में जो बॉम्ब है अगर फट गई, इसने बटन दबा दिया, फट गई तो सब जलकर खराब हो जाएंगे। दोस्तों वहां से तीनों भाग गए थे कॉलेज के पीछे के रास्ते से, क्योंकि उस समय कॉलेज में उनकी चलती थी, कोई बताने वाला नहीं था, लाहौर में थे। दूसरे दिन भगत सिंह जी को और उनके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाशना शुरू कर दिया और जगह जगह लाहौर पर तलाशने लगे। मगर भगत सिंह जी और उनके साथियों ने दूसरे दिन लाहौर में लाल स्याही से पर्चे में लिखा था कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला डीएसपी सैंडर्स को मार हत्या करके ले लिए। इस तरह के पर्चे में लिखा हुआ पूरे लाहौर को दीवारों में चिपका डाले थे। उनके साथियों ने और भगत सिंह जी ने पूरे लाहौर में पर्चे चिपका डाले थे कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला डीएसपी सैंडर्स की हत्या करके ले लिए। तो पुलिस प्रशासन को बड़ी आहत हुई और वो भगत सिंह जी के और उनके टीम के साथियों के पीछे पड़ गई थी। तो भगत सिंह जी ने सोचा माहौल गर्म आ गया है, यहां से भागना अच्छा, वरना पकड़े गए तो आंदोलन बीच में रुक जाएगा, क्योंकि भगत सिंह जी गर्म दल गए थे। तो दूसरे दिन भागने का प्लान बना रहे थे। उसमें भगत सिंह जी बट्टू केशव दत्त को साथ मिले और बट्टू केशव दत्त को कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे कलकत्ता। तो बट्टू केशव दत्त ने कहा ठीक है चलो। तो बट्टू केशव दत्त ने कहा कि चलेंगे। तो दोस्तों भगत सिंह जी और बट्टू केशव दत्त भगवती चरण बोहरा की पत्नी के पास गए थे। तो दुर्गा बाबी ने कहा ठीक है मैं आपकी पत्नी का रोल निभा दूंगी। तो उस समय तीनों लाहौर से निकलने का प्लान बना लिया था। रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजी पुलिस प्रशासन भगत सिंह जी को और उनके साथियों को टीम को तलाश रही थी। उसी समय भगत सिंह जी अपना भेष है जो अंग्रेज टाइप का बना लिया था। इस तरह का भेष बदलने के कारण अंग्रेज ढूंढते रह गए। भगत सिंह जी खुद फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे और अपने साथी राजगुरु उसको नौकर बना के ले गए थे, उसको सेकंड क्लास डिब्बे में बिठाया। दोनों लाहौर से बठिंडा से कलकत्ता की गाड़ी पकड़ ली थी। जब भगत सिंह जी कलकत्ता पहुंचे तो कलकत्ता में भगत सिंह जी मजदूर नीति विरोधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने मजदूरों पर शोषण किया था। तो वहां पर मजदूर नीति विरोधी का जो आंदोलन चल रहा था वहां पर नारेबाजी की। कोई वहां पर आवाज सुनने वाला नहीं था, भगत सिंह जी की कोई आवाज सुनने वाला नहीं था वहां। तो भगत सिंह जी ने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, क्योंकि वो क्रांतिकारी की जो किताबें पढ़ते थे ना उसमें पढ़ा करते थे कि आजादी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। तो भगत सिंह जी उस समय आजादी की किताबें पढ़ा करते थे। तो उन किताबों में बम के बारे में बताया गया था, कहीं लिखा हुआ था। तो भगत सिंह जी ने और भगत सिंह का साथी रात को बम बनाने का प्लान किया और दोस्तों उन्होंने बम बना भी लिया था। वो बम नॉन सीआईटी का बम था जिससे किसी को नुकसान नहीं हो, क्योंकि उन्होंने सोचा था, प्लान बनाया था कि ये बम असेंबली में गिरेंगे तो वहां पर असेंबली में हमारी भारतीय जनता भी, भारतीय लोग भी मौजूद होंगे, सिर्फ अंग्रेजी नहीं। तो दोस्तों वो असेंबली में गए, वहां पर मीटिंग चल रही थी। बट्टू केशव दत्त और भगत सिंह दोनों गए और नॉन सीआईटी का बम खाली बेस जहां दिखी वहां पर फोड़ डाला। तो पूरी असेंबली में धुआं, पूरी असेंबली धुएं से भर गई, धुआंधार माहौल हो गया। चाहते तो भगत सिंह जी और बट्टू केशव दत्त दोनों वहां से भाग सकते थे, अगर चाहते तो भगत सिंह और बट्टू केशव दत्त दोनों गायब हो सकते थे, मगर उन्होंने भागना अच्छा नहीं माना, उन्होंने गिरफ्तारी देना ही अच्छा माना, क्योंकि उन्हें पता था कि माहौल ठंडा होने वाला है। अगर माहौल ठंडा हो गया फिर आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के लिए माहौल को गर्म बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वो गर्म दल के थे। तो दोस्तों वो उस समय वो बम फोड़ने के बाद पर्चे हवा में पर्चा भगाने लगे। जब पर्चे उड़ाने लगे तो उन पर्चों में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी। तो पुलिस प्रशासन वहां आई, भगत सिंह जी को और बट्टू केशव दत्त दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उनको मियांवाली जेल भेज दिया गया। 2 साल का कारावास हुआ था। मगर भगत सिंह वो थे जिसका आंदोलन बाहर भी चलता था और जेल के अंदर भी। दोस्तों जेल के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया
और भगत सिंह जी ने कहा कि जो जेल में मेरे से मिलने आएगा वो एक नई किताब लेके आएगा, कार्ल मार्क्स, लेनिन, इस प्रकार की किताबें लेके आएगा। तो दोस्तों भगत सिंह जी ने आमरण अनशन जारी कर दिया, क्योंकि वहां पर भेदभाव था, उस जेल के अंदर भेदभाव था। भारतीय जनता को खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था, रहने के लिए अच्छा रूम नहीं था, ना बिजली की व्यवस्था थी, न पानी की व्यवस्था थी, न खाने की व्यवस्था थी, न कपड़े की व्यवस्था थी। और जो गोरे लोग थे उनके लिए उत्तम व्यवस्था थी। तो दोस्तों इस बात के कारण भगत सिंह जी और उनके साथी जो एक कमरे में 10 रहते थे, उन सब ने आमरण अनशन जारी कर दिया था। आमरण अनशन के अंदर 64 दिन हो गए थे, खाना पीना नहीं किया था, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती थी, हंसा करते थे। अंग्रेज प्रशासन जानते थे कि ये बंदा इतना दिनों से खाना नहीं खाया, इतने दिनों से ना कुछ पिया है ना कुछ किया है, फिर भी ये हंस क्यों रहा है। भगत सिंह जी ने कहा, हंसकर जवाब दिया कि मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और भगत सिंह जी ने कहा कि मैं जेल के अंदर, मैं एक ऐसा आजाद हूं जो जेल के अंदर भी आजाद है। दोस्तों उस 64 दिन के आमरण अनशन में भगत सिंह का साथी यातेंद्र दास की मृत्यु हो गई थी आमरण अनशन के कारण। फिर भी अंग्रेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो थी उनकी व्यवस्था में नहीं। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी का दिन तय किया था। भगत सिंह, बटुके सदत और राजगुरु, इन तीनों को फांसी होने वाली थी 24 मार्च 1931। दोस्तों अंग्रेजों को पता चला कि अगर हम ये 24 मार्च 1931 को अगर फांसी दिन में देंगे, इस बात का अगर जनता को पता चल गया तो 1857 का विद्रोह वापस हो जाएगा। और 1857 के विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने वो तारीख चेंज कर दी और टाइम भी चेंज कर दिया। फांसी दिन में हुआ करती थी, आज भी दिन में हुआ करती है, मगर भगत सिंह जी और बटुके सदत और राजगुरु को फांसी रात नहीं क्यों दी? 23 मार्च 1931 को रात नहीं देना था, इसलिए क्या? क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को भय था कि 1857 का विद्रोह वापस ना हो जाए। उन्हें पता था कि 1857 का विद्रोह वापस ना हो जाए। जब ये 1857 का विद्रोह जो होगा तो हमें पिछली बार हमारे पूर्वज जो भागे थे वैसे हमें भागना पड़ेगा इस बात को छोड़कर। तो दोस्तों इस डर से उन्होंने 23 मार्च 1931 को रात को ही भगत सिंह को फांसी का समय तय किया था। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी उससे पहले पुलिस प्रशासन आई और पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो भगत सिंह जी ने कहा मेरी आखिरी इच्छा लेने की किताब पढ़ने की, वो पढ़ने दोगे क्या? तो पुलिस प्रशासन ने कहा ठीक है पढ़ लो। थोड़ी देर हुई, पुलिस प्रशासन वापस आई कि चलो आपका फांसी का समय हो गया। तो भगत सिंह जी ने हंसकर जवाब दिया कि रुको, अभी तो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहे हैं, मिलने तो दो। जैसे ही वो लेने की किताब पूरी हुई, भगत सिंह जी ने किताब को रखा और कहा चलो फांसी के लिए तैयार हो गए। मगर जो डेथ को डिजाइन करे ना वो थे भगत सिंह। किसी को मौत का डर लगता है, हम सोचते हैं कि भगत सिंह जैसा पुत्र पड़ोसी की पता हो हमारे घर में, क्योंकि डेथ को डिजाइन करते हैं भगत सिंह। उनको मौत का भय नहीं था, हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए थे। तो दोस्तों उस समय फांसी के लिए जा रहे थे, उस समय रंग दे बसंती चोला मेरे रंग दे बसंती चोला वो गाना गाते हुए चले गए। जैसे ही फांसी के जगह पर पहुंचे तो वहां पर अंग्रेजों ने कहा कि अब आप क्या करना चाहते हैं? तो भगत सिंह जी ने कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता, हमारे हाथ खोल दिए जाए, हम तीनों गले मिलने चाहते हैं आपसे आपस में। तो अंग्रेजों ने हाथ खोल दिया। तो भगत सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुले हाथ और खुले मुंह से हमारे फांसी दे दो। अंग्रेजों ने कहा यह फांसी के नियम है, फांसी के नियम ये होते हैं पीछे से हाथ बांध दिए जाते हैं और ऊपर से मुंह पर काला कपड़ा लगा दिया। दोस्तों उस समय भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी। जब फांसी हो रही थी भगत सिंह और राजगुरु बटुके सदत तीनों इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नारे लगाते फांसी को चोम कर ऊपर चढ़ गए थे। मगर मुझे गर्व है दोस्तों मुझे गर्व है कि मैं इस देश में जन्म लिया जिस देश में भगत सिंह आए थे, भगत सिंह जैसे शहीद हुए थे, एक क्रांतिकारी थे। मगर मुझे दुख इस बात का, कुछ इतिहासकारों ने भगत सिंह जी को क्रांतिकारी न कहकर टेररिस्ट का है, आतंकवादी का है। मुझे इस बात का दुख है। दोस्तों हमारे गांधी जी को अगर राष्ट्रपिता कहे
तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कहता हूं कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि मिलनी चाहिए। आप लोग कितने मेरे बात से सहमत है? अगर मेरी बात से सहमत है, इस वीडियो इतना शेयर करो कि संसद में बात उठे कि भगत सिंह जी को भी राष्ट्रपुत्र की उपाधि मिलनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाना। धन्यवाद।